हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी हमारा वीडियो देख रहे हो। और आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लाए हैं। पिछले लेक्चर में आपने डेनियल सेल कवर किया था। डेनियल सेल क्या होता है, कैसा, कौन सा इलेक्ट्रोड लगता है, कैसे सोल्यूशन में करते हैं, क्या उसका फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन किधर से जाता है, प्रोटॉन कैसे, मतलब करंट किधर से जाता है, ये सारी चीज़ें आपने उस वाले लेक्चर में कवर कर लिया है। ठीक, अगर एक बेसिक समरी की बात करें हम, तो समरी के तौर पर आपको क्या डेनियल सेल से पूछा जा सकता है। भाई डेनियल सेल में आपने जिंक का रॉड और कॉपर का रॉड, पहला ये पूछा जा सकता है। दूसरा, कौन सा सोल्यूशन, तो जिसका रॉड होगा उसी का आप सोल्यूशन यूज करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर से किधर, किस इलेक्ट्रोड से होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। ठीक, और इलेक्ट्रिक करंट का जो मोशन है वो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। ठीक, ये पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन जो आपसे डेनियल सेल से पूछा जा सकता है कि डेनियल सेल में जो आपका और क्या पूछा जा सकता है। हाँ, यही तीन ही ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। और सोचो कि डेनियल सेल से अगर आपके पास क्वेश्चंस आपको कोई बनाने को कहे तो आप डेनियल सेल से क्या बना सकते हैं। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें से कौन सा निगेटिवली चार्ज होता है और कौन सा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसके लिए आपको रटवाया गया था लोड। L फॉर होता है आपका लेफ्ट, O फॉर होता है आपका ऑक्सीडेशन, A फॉर होता है आपका एनोड और N फॉर होता है आपका निगेटिव। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि एनोड आपका कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर एनोड निगेटिव है तो कैथोड आपका वहां पॉजिटिव होगा। ठीक, दूसरी बात, ये कुछ बच्चों ने रटा है कि एनोड जो कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि कैथोड हर बार निगेटिव ही होगा, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। उसने रजिस्ट्री नहीं करा रखी है कि कैथोड आपका निगेटिव ही होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो कैथोड निगेटिव भी हो सकता है और कैथोड पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे यहां पढ़ रहे हो, अभी आप जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे तो आप अभी याद रखो, जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम पढ़ाएंगे तो वहां कैथोड निगेटिव हो जाएगा और एनोड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये अपना चार्ज जो है वो बदल सकता है कि इसको आगे पीछे इसको जो भी करना होगा ये अपना चार्ज अपने अकॉर्डिंग टू रख सकता है। ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो डेनियल सेल से ये 4 क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो इसमें प्रॉब्लम्स, मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी कि क्या प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपके पास 2 बीकर होता था। ठीक है, इस वाले बीकर में आपका जिंक रहता था, इस वाले बीकर में आपका कॉपर रहता था। जिसमें जिंक रहेगा उसमें Zn आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, दैट मींस पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जिसमें कॉपर आयन रहेगा और जिसमें सल्फेट आयन भी रहेगा, तो इस वाले में सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और ये मतलब कह सकते हो निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है दोनों में, इससे क्या है, सेल की जो न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर सेल की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो सेल आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो सेल की न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए या मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज का। ठीक, किसका यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज आपका एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है। यू ट्यूब नहीं देखने वाला, जिसपे देख रहे हो वो नहीं, यू ट्यूब होता है। ठीक है, ग्लास का होता है, ग्लास का इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है। ये कुछ आपको फिगर ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक, ये आपका इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है। इसको हम दोनों बीकर के अंदर डाल देते हैं और इसके अंदर हम अपना इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं। ठीक है, क्या फिल कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अगर आपको पता होगा तो इलेक्ट्रोलाइट में जनरली हम सॉल्ट को ही लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये भी याद होगा कि सॉल्ट की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि सॉल्ट के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि ये अपने आप को क्या कर सकता है, डिसोसिएट कर सकता है। मतलब अपने प्लस में और अपने माइनस में ये तुरंत अपने आप को डिसोसिएट कर लेगा। ठीक,
अब इसमें होगा क्या, इसमें आप जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसमें आप अगर या आप किसी भी चीज का पेस्ट, अगर का पेस्ट डाल सकते हैं आप, या सेमी लिक्विड पेस्ट, या कोई भी आप इसमें लिक्विड का पेस्ट डाल दीजिए। ठीक, अब उसके बाद इसमें आप कुछ इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं, जैसे बोले ना इलेक्ट्रोलाइट, तो जनरली इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट आपका होता है K2SO4, KNO3 और NH4NO3। ठीक है, ये आपके कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनको आप फिल करते हैं, NH4NO3 की जगह आप NH4Cl ले लो। ठीक है, तो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनको आप सॉल्ट ब्रिज के अंदर फिल करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चों ने रटा है KCl भी फिल करते हैं, तो बच्चों KCl की कंडीशन होती है कब इसको फिल करना है और कब इसको फिल नहीं करना है, तो इसकी कंडीशन होती है। बेसिकली आप K2SO4, KNO3 और NH4Cl ये 3 इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, जनरली कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अब देखो, हे भगवान, देखो हाँ NH4Cl में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अभी जब हम रीजन समझाएंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि NH4Cl ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ठीक, अब सवाल आएगा कि इन्हीं लोग को क्यों लिया गया है, क्या रीजन है इन लोग को लेने का। तो ये इलेक्ट्रोलाइट यही इसलिए लिए गए हैं क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं, जैसे पोटेशियम आयन और ये सल्फेट आयन, तो इसमें जो पोटेशियम और सल्फेट के जो आयंस हैं आपके, ये पोटेशियम के और सल्फेट के, यहां देखो पोटेशियम के और नाइट्रेट की, इनकी जो आयोनिक मोबिलिटी होती है, इनकी जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब अगर K2SO4 ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होगा 2K+ और SO4 2- से, तो जितने स्पीड में K+ भागेगा उतनी ही सेम स्पीड में SO4 भी भागेगा। मतलब कि दोनों की जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो सेम होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इनको यूज किया जाता है। ठीक, दूसरा कारण ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइट सारे के सारे क्या होते हैं, आपके इनर्ट होते हैं। तो इनर्ट होने का फायदा ये रहता है कि ये आपके मेन रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। अच्छा, मेन रिएक्शन माने अगर याद होगा आपको तो जिंक वाले में क्या होता था, जिंक वाले में Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता था, और कॉपर वाला याद है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में कन्वर्ट होता था, कॉपर में। तो ये दोनों रिएक्शन आपकी उस सेल के मेन रिएक्शन है, तो इनका इनर्ट होना, आपकी इलेक्ट्रोलाइट का इनर्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जाके इसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक, तो इसका इनर्ट होना जरूरी होता है। ठीक, तो ये चीजें हो गई कि जो प्रॉब्लम्स आती थी। अब सवाल ये है कि प्रॉब्लम्स कैसे ठीक हुआ, ये तो बताया ही नहीं, कैसे ठीक होगा ये तो खाली दिखा दिया आपको। तो अब ठीक कैसे होगा इसको देखो। देखो ये आपके पास आपका सॉल्ट ब्रिज है। ठीक, अब इमेजिन करिए आपने अपना बीकर ले लिया, ये यहां और इसको ले लिया यहां। अच्छा, इसके अंदर किसका कंसंट्रेशन बढ़ा था, इसके अंदर आपने ये कराया था जिंक जो है वो जिंक +2 और +2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर वाले के केस में कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में। इस वाले सोल्यूशन में जो ये वाला सोल्यूशन था, जो आपका बोल सकते हो जिंक वाला सोल्यूशन है और ये आपका कॉपर वाला सोल्यूशन है। जिंक वाले सोल्यूशन में Zn+2 यानी कि प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था। इस वाले में अगर आपको याद होगा तो SO4- यानी माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था। ठीक, अब आपने किया क्या, आपने यहां KNO3 यूज कर लिया। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है, मान लीजिए यहां आपने KNO3 यूज कर लिया है। KNO3 अपने आप को ब्रेक करेगा, तुरंत किस में ब्रेक करेगा, K+ में ब्रेक करेगा और NO3- में ब्रेक करेगा। दोनों की आयनिक मोबिलिटी सेम होती है, तो तुरंत इधर क्या बढ़ा है, प्लस बढ़ा है, तो इसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, माइनस। मतलब कि तुरंत NO3 इस सॉल्यूशन में इंटर हो जाएगा और K+ जो है वो इस सॉल्यूशन में इंटर हो जाएगा। तो K इधर जो बढ़ा हुआ माइनस है उसको K बैलेंस कर देगा, और इधर जो आपका प्लस बढ़ा है Zn+, उसको NO3- कर देगा, बैलेंस कर देगा। अच्छा, बैलेंस करेगा तो कैसे करेगा, देखो यहां Zn+2 है, तो Zn+2 से आके आपका NO3 क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा। दूसरी बात,
ये भी आपका एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट होगा तो सॉल्ट होगा, सॉल्ट होगा तो डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब आपका रिएक्शन ये बैकवर्ड रिवर्सिबल हो जाएगा, तुरंत पलट जाएगा। आपका Zn प्लस NO3 वापस कंबाइन हो जाएगा। अब क्योंकि Zn को बैलेंस करने के लिए देखो यहां कितने NO3 हो गए, 2, तो Zn का जो 2 प्लस है उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास 2 माइनस आ जाएंगे, ये इधर बैलेंस कर देगा, सेम टू सेम इधर वो बैलेंस कर देगा। ठीक, तो ऐसे होगा क्या कि जो भी आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट इंटर करेंगे, अगर इधर प्लस बढ़ा है तो उस इलेक्ट्रोलाइट का माइनस वाला इधर भागेगा, और इधर माइनस बढ़ा है तो इलेक्ट्रोलाइट का प्लस वाला इधर भागेगा। दोनों तरफ दोनों कैरिंग क्वालिटी सेम है, दोनों तुरंत भागेंगे, दोनों बैलेंस कर देंगे और दोनों के मेन रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। ये रहा आपका इसका मेन रिएक्शन और ये रहा आपका इसका मेन रिएक्शन, तो इनके मेन रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या उठ सकता है? पहले तो उठेगा कि इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास का होता है, आपसे बोल सकते हैं हो सकता है प्लास्टिक का हो, तो जनरली फेवर किया जाता है कि ग्लास का ही बनाइए। ठीक, दूसरा इसमें कौन सा लिक्विड भरते हैं, या जनरली इसमें पेस्ट अगर अगर का पेस्ट या सेमी लिक्विड पेस्ट भरा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें भर सकते हैं, तो लिखवा दिया है, आप वो याद कर लीजिएगा। केसीएल का केस अभी बताते हैं कि केसीएल कब भरना है और कब नहीं भरना है। ठीक, चौथा केस आपसे पूछा जा सकता है कि किसमें कौन बढ़ता है और कौन जाके किसकी मदद करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बाकी पांचवा आपसे ये पूछ सकता है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इन्हीं को क्यों लिया, तो एक तो उनकी आयनिक मोबिलिटी बहुत तेज होती है, अच्छी होती है। दूसरा ये बोल सकते हो कि ये सॉल्ट होते हैं तो इजीली क्या करेंगे, वो डिसोसिएट कर जाएंगे। तीसरा इनर्ट होते हैं तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, और पूरे सेल को ये क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, और जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो सेल का न्यूट्रलिटी बिगड़ रही थी, वापस ये बैलेंस हो जाएगा और आपका ये फिर से सेल वापस चलने लगेगा। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपने इन्वर्टेड यू ट्यूब सिर्फ ले जाके ऐसे रख दिया, उसमें अंदर कोई भी पेस्ट कोई भी लिक्विड नहीं भरा, तो अगर कोई भी लिक्विड और कोई भी पेस्ट नहीं भरते हो, सीधे ले जाके बस ऐसे रख देते हो और इसमें KNO3 भरोगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर ये खाली होगा तो KNO3 इसमें टिकेगा, तुरंत KNO3 दोनों साइड से क्या हो जाएगा, नीचे बीकर में आ जाएगा। इसका मतलब आपको अपने सॉल्ट ब्रिज में कोई ना कोई लिक्विड भरना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेमी लिक्विड पेस्ट या अगर अगर का पेस्ट भरेंगे तो वो थोड़ा कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड होने का फायदा ये है कि इसमें आयंस का मोशन थोड़ा सा वो अपोज करेगा, तो जब जरूरत पड़ेगी तभी वो बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा वो। ठीक है, तो इसीलिए खाली नहीं भरोगे, क्योंकि खाली भरोगे तो क्या होगा, खाली भर ही नहीं पाओगे, इसमें जो भी भरोगे तो नीचे चला आएगा, तो इसीलिए इसमें नहीं भरा जाता है। वाटर भी नहीं भर सकते हो, क्योंकि वाटर भी आपका डाइल्यूट होता है, तो वो क्या करेगा, सीधे दोनों तरफ से आपका KNO3 या K को बाहर कर देगा वो, तो इसमें भी कोई फायदा है नहीं उसको भरने का। ठीक है, चलिए चलो, अब ये सवाल है कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। अभी KCl हम बताते हैं क्या होता है, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले ये तो आपके सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, क्या करता है, आपकी सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, पहला आपका काम। दूसरा आपका जो करंट पहले रुक जाता है, मतलब कि फ्लो ऑफ करंट, इसको क्या कर देता है, वापस कंटिन्यू कर देता है। जो चार्ज इकट्ठा होने से क्या हो गई थी, चार्ज इकट्ठा होने से करंट का मोशन रुक गया था, तो आपका करंट का मोशन कंटिन्यू रखेगा, फ्लो कंटिन्यू रखेगा। और तीसरा जो होता है, ये जंक्शन पोटेंशियल को मेंटेन कर देगा, मतलब जंक्शन पोटेंशियल को ये क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है। ठीक है, या जंक्शन बोलिए या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलिए, जो आपका मन कहे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है जरा ये समझ लो। देखो, जैसे तुमने अपना बीकर लिया, इसमें तुमने यू ट्यूब को फिल किया। अब जैसे मान लो तुमने इसमें कोई लिक्विड नहीं भरा, अब अगर लिक्विड नहीं भरे होगे तो इस सॉल्यूशन में क्या है, ZnSO4 का 2 माइनस,
इसमें Zn+2 टूटेगा और ये, तो यहां से जो आपका ये होगा, ये धीरे धीरे भाई इस सोल्यूशन में क्या बढ़ता गया है, Zn+2 बढ़ता गया है, तो Zn+2 धीरे 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 ऊपर बढ़ता जाएगा। ऐसे इसमें आपका क्या बढ़ा है, SO4 बढ़ा था SO4 का, तो यहां से SO4 धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये SO4 इधर आएगा, तो इधर से आपका प्लस आ रहा है, इधर से आपका माइनस आ रहा है, तो बीच में एक प्लस और माइनस की क्या बन जाएगी, एक दीवार कह सकते हो बन जाएगी। प्लस और माइनस के बीच में क्या बन जाएगा, एक पोटेंशियल बन जाएगा। पोटेंशियल बन जाएगा तो ओवरऑल पूरा सेल फिर से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जंक्शन भाई, ये लिक्विड, इधर से एक लिक्विड, इधर से लिक्विड, दोनों लिक्विड आपस में कंबाइन होंगी तो सेंटर पे क्या बनेगा, एक जंक्शन बनेगा। प्लस माइनस है तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। अब जंक्शन पे अगर पोटेंशियल बन जाता है तो सेल को वो डिस्टर्ब करेगा। सेल डिस्टर्ब ना हो इसीलिए सॉल्ट ब्रिज यूज करोगे, और वो क्या करेगा, क्योंकि यहां फिल हो जाएगा। अब जब आप अपना सॉल्ट ब्रिज इसके अंदर फिल किए रहेंगे, अब जब फिल किए रहोगे इसके अंदर, तो यहां से Zn चढ़ ही नहीं पाएगा ऊपर, क्योंकि कहेगा तुमको चढ़ने की क्या जरूरत है, हमारा है ना तुमको बैलेंस करने, तुम वहीं रहो, हम वहीं पहुंच रहे हैं तुम्हारे। तो यहां अगर या जो बोला ना सेमी लिक्विड पिट भरने का फायदा यही है कि ये ऊपर चढ़ने नहीं देगा, उसको चढ़ने नहीं देगा, तो आपका यहां जंक्शन पोटेंशियल मेंटेन मतलब बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं तो आपका सेल डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो यहां जो सॉल्ट ब्रिज में आपका दोनों प्लस माइनस बनता है उसी को जंक्शन पोटेंशियल बोला गया है। ठीक, चलिए अब अगला देख लीजिए कि सॉल्ट ब्रिज में KCl क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, या KCl कहां यूज करोगे। तो KCl कहां यूज करोगे, देखो मान लो तुमने तो जिंक और कॉपर का लिया था। अच्छा, जब आप जिंक का इलेक्ट्रोड लेंगे तो भाई जिंक का जब इलेक्ट्रोड लिए थे, जैसे मान लो वही अगर मैं बनाऊं कि तुमने बीकर लिया, इसमें आपने सॉल्ट ब्रिज लिया और इसमें आपने क्या भर दिया, KCl, तो KCl अपने आप को ब्रेक होगा। अब मान लो ये जिंक वाला है तो इसमें जिंक +2 रहेगा और इसमें कॉपर +2 भी रहेगा और SO4 2 माइनस भी रहेगा। अच्छा, इसमें याद होगा जिंक प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो जिंक प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, आपने KCl यूज किया तो प्लस बढ़ा तो Cl उसको बैलेंस करने के लिए पहुंच जाएगा। Cl माइनस जैसे पहुंचेगा तैसे आपका क्या बन जाएगा, ZnCl2। और ZnCl2 जो होता है आपका वो बहुत हाईली सॉल्युबल होता है। क्या बोला, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, तो ZnCl2 वापस टूट जाएगा, वापस अपने आप को वो ब्रेक कर लेगा। किस में ब्रेक कर लेगा, Zn+2 और 2 Cl माइनस में ब्रेक कर लेगा। अब भैया इसके 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए 2 माइनस, देखो वापस सही है, तो ये तो सही हो गया। लेकिन मान लो आपने जिंक इलेक्ट्रोड की जगह सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिया। अब अगर सिल्वर का इलेक्ट्रोड लोगे तो सोचो, सिल्वर जाएगा रिएक्ट करने क्लोरीन के साथ और क्या बना लेगा, AgCl। AgCl फेमस है क्या बनाने में, व्हाइट PPT बनाने में, तो AgCl तुरंत क्या बना लेगा, व्हाइट PPT। अभी आपका Cl ब्रेक ही नहीं होगा, यहां तो ब्रेक होके बैलेंस हो जाता था, यहां तो उसने व्हाइट PPT बना लिया, ब्रेक ही नहीं होगा, तो ये आपका बैलेंस करने गए थे और खुद ही चिपक के बैठ गए वहीं, तो ये नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोड कौन सा लिए हो इस पे डिपेंड करता है। अब अगर Ag का इलेक्ट्रोड होगा तो आप KCl मत लीजिएगा। ठीक, ऐसे ही आप Ag पे, लेड पे, Ag पे, लेड पे और Hg पे, अगर ये 3 इलेक्ट्रोड आपके पास होंगे, अगर ये 3 इलेक्ट्रोड होंगे तो इनके साथ आप KCl को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ AgCl2, इसके साथ PbCl2 और इसके साथ HgCl2 बना देगा, जो कि वहां जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा और Cl आपका बिजी हो जाएगा। और जब ये बिजी हो जाएगा तो पूरे को बैलेंस करने गया तो खुद ही बैठ जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद करने का Ag-PubG, इसको याद करने का तरीका Ag-PubG ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो Ag-PubG अगर रहेगा तो आप KCl का सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये आई थिंक मुझे समझ में, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे तो आई है समझ में। ठीक, चलिए अब अगला टॉपिक है इसमें कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जो आपने सेल लिखा है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और सेल को रिएक्शन कैसे लिखेंगे। ठीक, चलिए, इसमें सॉल्ट ब्रिज में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि ये टॉपिक डाउट है, या फिर से आपको देखेंगे, या कोई डाउट होगी तो आपको बता देंगे। ठीक है, चलो अब जरा बीकर अपना वापस पकड़ो, तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है और सेल की इक्वेशन कैसे लिखनी है, ये ध्यान देना। अच्छा, इसमें आपका जिंक वाला इलेक्ट्रोड था और इसमें आपका
कॉपर वाला इलेक्ट्रोड था। जिंक वाले इलेक्ट्रोड में बच्चों ऑक्सीडेशन होता था, Zn कन्वर्ट होता था Zn+2 और ये देता था +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या होता था यहां पे, यहां पर आपका ऑक्सीडेशन होता था। कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में क्या होता था, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में आपका रिडक्शन होता था। यहां क्या होता था, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता था और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक, तो अच्छा पूरा सेल है, अच्छा ये देखो आधा रिएक्शन यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और आधा रिएक्शन यहां हो रहा है रिडक्शन हाफ सेल। अगर दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया जाए, दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरे सेल का रिएक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो जरा दोनों सेल को जोड़ो तो आप लिख सकते हैं Zn कन्वर्ट हुआ Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसमें जगह इसका लेफ्ट वाला कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अब जरा दोनों रिएक्शन को आप जोड़िए। अच्छा, सेल रिएक्शन लिखते समय इंपॉर्टेंट नोट याद कर लो, सेल रिएक्शन लिखते समय आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए, कैंसल। मतलब आपके रिएक्शन में, सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं बराबर है तो उसको बराबर करो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके। जैसे यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, Zn। जितना लेफ्ट वाला है उसको आप लेफ्ट में लिखिए और जितना राइट में है उसको आप राइट में लिखिए। ठीक, जितना लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिखिए, जितना राइट में है उसको राइट में लिखिए। ठीक है, मैंने क्या बताया, आप अपना 2 बीकर लिए थे डेनियल सेल में, उसमें आपने जिंक का डाला, कॉपर का डाला। जिंक वाले में आपने ये वाला ऑक्सीडेशन किया था तो जिंक अपने आयन में चेंज हो गया था, कॉपर वाले में आपका रिडक्शन हुआ था तो कॉपर आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में चेंज हो गया। अब अगर ये देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये आपका रिडक्शन हाफ सेल, अगर दोनों सेल के इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो क्या पूरे सेल का इक्वेशन आपके पास नहीं आ जाएगा। तो क्या करिए, दोनों सेल के इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो ये मैंने लिख दिया दोनों इक्वेशन और उसके बाद मैं उसको जोड़ रहा हूं। उससे पहले आप एक बात ध्यान रखना कि कभी भी रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो क्या बोला कि आप इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को आप बैलेंस कर लीजिए, या आपने पूरे इक्वेशन से इसको आपको कैंसिल करना है, चाहे जैसे उसको कैंसिल करना है। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तो आप उसको 2 और 3 जैसे वो कैंसिल हो सकता हो उसको बैलेंस करके काट दिए। मतलब इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। यहां तो 2 था तो कोई जरूरत नहीं थी बैलेंस करने की। ठीक है, उसके बाद काटने के बाद जैसे जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में, जो राइट में है उसको राइट में आप लिखते जाइए। तो कॉपर +2 गिव्स, यहां बचा आपका जिंक +2 और ये बचा आपका कॉपर। अब अगर जरा ध्यान दो, यहां जिंक है और यहां जिंक +2 है। जिंक का जिंक +2 में देखो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और कॉपर +2 कॉपर में गया है, मतलब ये इसका चार्ज खत्म हुआ है, मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो ये आपका रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको जानते हो एक तरीका और है लिखने का। अच्छा आप बताओ, क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ZnSO4 प्लस कॉपर गिव्स Zn+2, और नहीं इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, ये इसको आप ऐसे लिखिए, Zn प्लस CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस कॉपर, ऐसे भी तो लिख सकते हो। कॉपर सॉरी, ये Zn+2 और ये कॉपर +2, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। आप सोल्यूशन में लिख दीजिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, और ये आपका जो ओवरऑल है इसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। तो ज्यादातर वैसे तरीका यही वाला लिखा जाता है। आइए, तो बस मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, तो इसको लिखने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सेल रिएक्शन यही लिखने की आदत डालिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेल रिएक्शन। अब लास्ट आता है इसमें कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अच्छा मान लो कहीं अगर ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो कैसे बैलेंस करोगे। जस्ट मान लो, मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने इसको तोड़ा A+3 और ये इसने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, और यहां पे आपने कोई एलिमेंट लिया है B+2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आपका B में कन्वर्ट हुआ है। तो अब देखो यहां इलेक्ट्रॉन तो बराबर नहीं है, तो ऐसा करो, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3A गिव्स
3a प्लस 3 गिव्स 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 2b प्लस 2 प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 3b। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा 3a प्लस 2b प्लस गिव्स 3a प्लस 3 प्लस 3b। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको बैलेंस करना रहेगा, इलेक्ट्रॉन काटना है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप देख लीजिएगा कि कितने से मल्टीप्लाई करने पे आपका कट जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका सेल रिएक्शन लिखने का। अब लास्ट इसमें आता है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वही एग्जांपल ले लो डेनियल सेल वाला। जिंक कन्वर्ट हुआ है जिंक प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन में, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो पहले क्या था जिंक, तो चुप मार के जिंक लिख लो, फिर ऑब्लिक लगाओ, किसमें कन्वर्ट हो गया वो Zn प्लस 2। जिंक किस स्टेट में होता है सॉलिड, Zn प्लस 2 मतलब आयन कहां बनते हैं हमेशा एक्वस स्टेट में, तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर दिया। जरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करिए। अच्छा, रिडक्शन का रिएक्शन क्या होता है, कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा पहले क्या है कॉपर प्लस 2, तो जो पहले है उसको फिर ऑब्लिक लगाइए, किसमें कन्वर्ट हो गया है कॉपर में। कॉपर में आयन है तो एक्वस होगा, और कॉपर है तो ये सॉलिड होगा, और ये आपका क्या हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन सेल रिप्रेजेंट, ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब आपको हम बोला जा रहा है कि आप पूरे सेल को रिप्रेजेंट करिए, इसको पूरे सेल को रिप्रेजेंट कर दिए। तो भाई इसको और इसको साथ लिख दो, यही दोनों आधे आधे सेल है, इन्हीं दोनों को साथ लिख दो, सेल क्या हो जाएगा रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका, पहले ऑक्सीडेशन लिखा जाता है, ऐसे रूल नहीं है बट क्योंकि सभी किताबों में पहले ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखते हैं और फिर उसके पीछे रिडक्शन वाला। तो पहले जैसे ऑक्सीडेशन है पहले वैसे लिख दो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये लिख दिया एक्वस और ये लिख दिया सॉलिड। अब क्या करना है, अब आपको जो ऑब्लिक बनाना है वो थोड़ा बड़ा बनाना है, ये कम से कम यहां जो ऑब्लिक बनाए हो इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा बड़ा बनाइए। उसके बाद रिडक्शन वाला लिख दो, तो रिडक्शन वाला कॉपर प्लस 2 किसमें कन्वर्ट हुआ है, कॉपर एक्वस से सॉलिड में। ठीक, अच्छा ये जो आपने बड़ा बड़ा बीच में बनाया है ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज। तो भैया इस वाले बीकर में हुआ था आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इस वाले बीकर में हुआ था आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को जोड़ने का काम बीच में कौन करता था, सॉल्ट ब्रिज करता था। ठीक है, तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंट और वो हो गया आपका सेल रिएक्शन। ठीक है, अब इसी को अगर मान लो ऐसे रैंडम हमको पहचानने के लिए आए कि कैसे सेल रिएक्शन कैसे सेल रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे मान लो जस्ट एग्जांपल आपके पास किसी ने कहा कि देखो A और A टूट रहा है A प्लस 2 में और 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाला। ठीक, किसी ने कहा B प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये बन जा रहा है B में, कहा जरा इसका सेल को रिप्रेजेंट करो। तो जाहिर सी बात है यहां देखो क्या हुआ है, न्यूट्रल से चार्ज आया है, मतलब यहां ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ होगा और यहां आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुआ होगा। पहले ऑक्सीडेशन लिखते हैं उसके पीछे रिडक्शन लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन लिखने का तरीका, पहले जो रहेगा A ऑब्लिक किसमें कन्वर्ट हुआ वो A प्लस 2, तो ये आपने क्या लिख लिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन में पहले क्या है B प्लस 2 किसमें कन्वर्ट हो गया B में, तो ये क्या हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर बोला कि दोनों को साथ लिखो, तो पहले ऑक्सीडेशन वाला लिख दो फिर रिडक्शन वाला लिख दो। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है A कन्वर्ट हुआ है किसमें A प्लस 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, ऑक्सीडेशन लिखने के बाद आप बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे और वो ऑब्लिक बाकी अंदर वाले से बड़ा होना चाहिए और उसके पीछे फिर आप क्या लिख दीजिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दीजिए। तो ये आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। ठीक, और ये हो गया आपका पूरा सेल रिप्रेजेंट। ठीक, एक तरीका ये है। अच्छा मान लीजिए आपको ये तो रिएक्शन दिया था, मान लो अगर सेल रिप्रेजेंट करके दिया है और सेल की आपसे इक्वेशन पूछ रहा है कि कैसे होगी, तो भाई आपसे कैसे कर सकता है, हो सकता हो वो दे दिया हो x कन्वर्ट हुआ है x प्लस 3 में ऑब्लिक y प्लस 3 कन्वर्ट हुआ है y में। अब बोल रहा है जरा इसका सेल रिएक्शन लिखो,
तो जाहिर सी बात है, एक बात चेक करो, पहले चार्ज नहीं था फिर चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। लॉस हुआ होगा मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाली सेल है और ये आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाली सेल है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन में पहले X रहा होगा, +3 में वो चेंज हुआ होगा, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से उसने निकाला होगा। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसमें क्या होगा, Y+3 रहा होगा, Y में चेंज हो गया, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और किसमें, Y में चेंज हो गया। तो ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। किसी ने कहा टोटल रिएक्शन लिखो, तो टोटल रिएक्शन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। अनफॉर्चुनेटली दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये काट दीजिए। बाकी जैसे लेफ्ट वाला लेफ्ट में है, राइट वाला राइट में है। X प्लस Y पे +3 गिव्स X पे +3 प्लस Y। तो ये देखो आपका सेल रिएक्शन हो गया। तो अगर आपको सेल रिएक्शन दिया है तो सेल रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, और अगर सेल रिप्रेजेंट किया है तो आपको सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए। इसको घर पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपनी किताब से जो भी आपको दिया होगा उसको प्रैक्टिस करिए। सेल रिएक्शन लिखा हो तो रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, रिप्रेजेंट हो तो सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर अच्छे से आ रही होंगी तो आपको आगे नर्स इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम, मतलब इसके न्यूमेरिकल करने में कोई, मैं बार बार कह रहा हूं ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लो, न्यूमेरिकल लगा लो, कहीं भी देख लो। अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा, करने के बाद नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको अगले पार्ट में एक बार फिर से समझा देंगे। ठीक, तो इसको अच्छे से कर लेना, रिप्रेजेंट और रिएक्शन कैसे लिखते हैं और फंक्शन ऑफ सॉल्वेबिलिटी भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और पढ़ाई करते रहो। कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।